कोकर चौक से कांटा टोली की ओर जाने वाली सड़क पर एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसे लोग रिवर्सा अपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। यह काफी ऊंची और शानदार बिल्डिंग है। जब इमारत बड़ी और सुंदर होगी तो उसमें रहने वाले भी बड़े लोग ही होंगे। इसी रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1002 में डॉक्टर सुकांत सरकार अपने परिवार के साथ रहते थे। सुकांत सरकार डॉक्टर तो थे ही, आर्मी से रिटायर भी थे, इसलिए लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह सामाजिक आदमी थे और हर छोटे बड़े का सम्मान करते थे। मिलनसार स्वभाव वाले होने की वजह से हर किसी से मिलते जुलते और बातचीत करते रहते थे। इसीलिए लोग उन्हें काफी मान सम्मान देते थे। उनका बेटा था सुमित सरकार, जो नोएडा की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पर नौकरी करता था। सुमित ने नोएडा में अपना मकान ले रखा था। नोएडा में अपना मकान होने की वजह से सुकांत सरकार पत्नी के साथ कभी रांची में रहते थे तो कभी बेटे के पास नोएडा जाकर रहते थे। इस तरह इस परिवार का नोएडा और रांची आना जाना लगा रहता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी, उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। साल 2006 में सुकांत सरकार ने खूब धूमधाम से बेटे सुमित का विवाह कोलकाता की मधुमिता के साथ किया। मधुमिता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, इसलिए ससुराल आकर उसने घर को संभाल लिया। फिर परिवार ही कौन बड़ा था, कुल 4 लोगों का ही तो परिवार था। सब पढ़े लिखे व्यवस्थित थे। मधुमिता एक अच्छी, कुशल और संस्कारी बहू साबित हुई थी, इसलिए पति ही नहीं, सास ससुर भी उसे प्यार तो करते ही थे, उसका सम्मान भी करते थे। उसे वे बेटी की तरह रखते थे। अब घर में वही सब होता था जो वह चाहती थी। वह भी इस बात का ख्याल रखती थी कि उससे ऐसा कोई काम न हो जिससे घर के किसी सदस्य को किसी तरह की ठेस पहुंचे। वह कभी सास ससुर के साथ रांची में रहती तो कभी पति के साथ नोएडा में। कुछ सालों बाद उसे एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया शमिता। इस परिवार में सब बढ़िया चल रहा था। छोटा परिवार था, इसलिए सभी हंसी खुशी से रहते थे। ऐसे में ही 9 अक्टूबर 2016 को इसी रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1002 से, यानी सुकांत सरकार के फ्लैट से एक भयानक खबर निकलकर बाहर आई। और वह खबर यह थी कि सुकांत सरकार के फ्लैट में एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई है और सुकांत सरकार बुरी तरह घायल हैं। जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें सुकांत सरकार की 60 साल की पत्नी अंजना सरकार, उनका 35 साल का बेटा सुमित सरकार, सुकांत सरकार के भतीजे पार्थिव की पत्नी मोमिता सरकार और बेटे की बेटी शमिता तथा भतीजे की बेटी सुमिता शामिल थी। इस तरह अचानक 5 लोगों की मौत और घर के मुखिया के बुरी तरह से घायल होने की खबर से अपार्टमेंट में ही नहीं, पूरे रांची शहर में सनसनी फैल गई थी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना था वह हक्का बक्का रह गया था। एक तरह से यह बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना थी। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब पुलिस अपार्टमेंट पर पहुंची थी और पुलिस को सूचना सुकांत सरकार के इसी शहर में रहने वाले भांजे ने दी थी। हुआ यह था कि भांजे ने पहले मामा सुकांत सरकार को फोन किया। जब उनका फोन नहीं उठा तो उसने परिवार के अन्य लोगों को फोन किया। जब अन्य किसी का भी फोन नहीं उठा तो उसे चिंता हुई। किसी एक का फोन न उठे तो सोचा जा सकता है कि वह कहीं व्यस्त होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन जब घर में कई लोग हों और किसी का भी फोन न उठे तो चिंता होगी ही। उससे रहा नहीं गया और वह मामा सुकांत सरकार के घर जा पहुंचा। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला तो उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1002 पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर जब सभी अंदर गए तो अंदर का दृश्य भयानक था। घर के अंदर एक कमरे में 5 लाशें पड़ी थीं, जिनमें सुकांतों के बेटे, पत्नी, भतीजे की पत्नी और 2 बच्चियों की लाशें थीं। पर इनके शरीर पर किसी भी तरह की चोट वगैरह का कोई निशान नहीं था। दूसरे कमरे में अकेले सुकांत सरकार ऐसे थे जिनकी सांसें अभी चल रही थीं, पर वह बुरी तरह घायल थे। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था।
उनके पास एक बड़ा सा चाकू पड़ा था। चाकू पर भी खून लगा था। साफ लग रहा था उसी चाकू से उन पर वार हुए थे। पुलिस ने तुरंत सुकांत सरकार को अस्पताल भिजवाया कि शायद समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच जाए। पर अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिर उनकी भी सांसें थम गईं, यानी उनकी भी मौत हो गई थी। इस तरह एक ही परिवार के 6 लोगों की एकाएक मौत हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम को बुलाकर सारे साक्ष्य एकत्र कराए। इसके बाद बाकी की 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी से पता चलता कि इन लोगों की मौत कैसे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि जिन 5 लोगों की पहले मौत हुई थी, उन्हें ओवरडोज तो दी ही गई थी, साथ ही उन्हें जहर भी दिया गया था। अकेले सुकांत सरकार ऐसे थे जिनके पेट पर चाकू के 14 घाव थे और इसी वजह से उनकी मौत सबसे बाद में अस्पताल जाकर हुई थी। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ में पता चला कि जिस समय यह घटना घटी थी, सुकांत सरकार की बड़ी बहू यानी सुमित सरकार की पत्नी मधुमिता सरकार नोएडा में थी, इसलिए वह बच गई थी, जबकि उसके पति की रांची में होने की वजह से मौत हो गई थी। फ्लैट की तलाशी में पुलिस को कुछ ऐसे कागजात मिले थे जिससे साफ पता चल रहा था कि यह पूरा परिवार बहू की प्रताड़ना से परेशान था। परिवार वालों से पूछताछ में भी यह बात सामने आई थी। आगे की जांच और पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई थी वह बहुत ही अजीबोगरीब थी। जैसा कि शुरू में बताया गया है कि जब मधुमिता इस घर में ब्याह कर आई थी तो इस घर में वह ढेरों खुशियां लेकर आई थी, क्योंकि मधुमिता एक बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। हर किसी का ख्याल रखने वाली, हर किसी की हर बात सुनने वाली। जिस तरह वह हर किसी का ख्याल रखती थी, उसी तरह घर का हर सदस्य उसका भी ख्याल रखता था। उसके बात व्यवहार से सरकार परिवार उस पर अपनी जान छिड़कता था। मधुमिता की एक छोटी बहन थी मोमिता, जो कोलकाता के एक आश्रम में रहती थी, क्योंकि घर में उनकी मां नहीं थी। मधुमिता ने जब यह बात अपनी ससुराल वालों को बताकर उसे अपने साथ अपने घर लाने को कहा, तो चूंकि मधुमिता ने खुद को अच्छी बहू साबित कर दिखाया था, इसलिए उसकी ससुराल वाले उसे बहन को अपने घर लाने से मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि वह अपनी बहन को बिल्कुल ले आए, वह भी उनके घर एक बेटी की तरह रहेगी। ससुराल वालों से परमिशन मिलने के बाद मधुमिता अपनी छोटी बहन मोमिता को अपने घर ले आई थी। मोमिता भी कभी रांची तो कभी नोएडा में बहन बहनोई के साथ रहने लगी थी। धीरे धीरे मोमिता ने भी अपनी बड़ी बहन की ही तरह अपने बात व्यवहार और कामों से सरकार परिवार का दिल जीत लिया। उसने सरकार परिवार का ऐसा दिल जीता कि सरकार परिवार ने उसे भी अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। इसके बाद सुकांत सरकार ने मोमिता का विवाह अपने भतीजे पार्थिव सरकार के साथ करा दिया। इस तरह मधुमिता की छोटी बहन मोमिता सुकांत सरकार के घर की दूसरी बहू बन गई। मोमिता का विवाह भले ही सुकांत सरकार के भतीजे पार्थिव के साथ हुआ था, पर वह रहती थी सुकांत सरकार के परिवार के साथ ही। पार्थिव अलग रहता था, इसलिए कभी वह अपने चाचा के घर आ जाता था तो कभी मोमिता अपने पति के साथ उसके घर रहने चली जाती थी। उसका आना जाना लगा रहता था, लेकिन वह ज्यादातर सुकांत सरकार के परिवार के साथ ही रहती थी। इस तरह सुकांत सरकार के परिवार में अब 7 लोग हो गए थे। वह खुद, उनकी पत्नी अंजना, बेटा सुमित, दोनों बहुएं और दोनों बहुओं की एक बेटियां। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया जब सरकार परिवार छोटी बहू यानी मधुमिता की छोटी बहन मोमिता पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहने लगा। यानी लोग उससे ज्यादा प्यार करने लगे, उसका ज्यादा ख्याल रखने लगे। अब घर में चलती भी उसी की ज्यादा थी। घर में मधुमिता से उसकी तुलना होने लगी। घर में जब उसका मान सम्मान ज्यादा होने लगा तो मधुमिता को इससे जलन होने लगी। इसकी वजह यह थी कि मोमिता ने अपने कामों और बात व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। सभी के लिए वह हर वक्त एक पैर पर खड़ी रहती थी। कहा भी जाता है कि काम प्यारा होता है, शरीर नहीं। यह बात सच साबित हुई थी। बस यहीं से दोनों बहनों, जो अब जेठानी और देवरानी बन चुकी थीं, के बीच नफरत ने जन्म ले लिया, जिसकी लपेट में
धीरे धीरे पूरा परिवार आ गया। मधुमिता यानी सुमित की पत्नी इस जलन की लपटों में कुछ इस तरह झुलसी कि उसने अपने पति और अपनी ही सगी बहन पर यह इल्जाम लगा दिया कि उसके पति के अपने छोटे भाई की पत्नी मोमिता के बीच अवैध संबंध है। इस नाजायज संबंधों की बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर मधुमिता यह भी कहने लगी कि मोमिता के नाजायज संबंध अपने ससुर यानी उसके ससुर सुकांत सरकार से भी हैं। जब इस तरह के झूठे इल्जाम एक प्रतिष्ठित परिवार के लोगों पर लगाया जाएगा तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी, परिवार वालों का क्या हाल होगा। बहू द्वारा लगाए गए इस इल्जाम से पूरा सरकार परिवार हिल गया था। इतना ही नहीं, मधुमिता बार बार दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने की भी धमकी देने लगी थी। वह खुद तो धमकी देती ही थी, कई एनजीओ यानी स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से भी सरकार परिवार को चेतावनियां या यह कहिए कि धमकियां दी जाने लगी थीं कि वे लोग मधुमिता को परेशान न करें। इस तरह की बातें करके एक तरह से सरकार परिवार को डराया जाने लगा था। अक्सर उनके घर पुलिस भी आने लगी थी, जो कभी समझाती तो कभी कहती कि आप लोग पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग हैं, फिर भी बहू को परेशान करने जैसी ओछी हरकत करते हैं। कभी कभी उन लोगों को थाने भी जाना पड़ता था, जहां उन्हें जलील किया जाता, बेइज्जती की जाती। मधुमिता ने पति सास ससुर पर कई मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, जिनमें दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ित करने वाले थे। सुकांत सरकार ही नहीं, उनका पूरा परिवार इस तरह की बातों से शर्मिंदगी महसूस करता, क्योंकि वह जो सफाई देते उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इससे पूरा परिवार दिमागी रूप से इतना परेशान रहने लगा था। उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कभी वे सभी मधुमिता से पूछते भी कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो वह कोई जवाब भी नहीं देती थी। इस तरह कभी घर की अच्छी कही जाने वाली बहू ने ही पूरे परिवार की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। एक तरह से सभी का जीना हराम कर दिया था। और इसी सब का परिणाम आया था 9 अक्टूबर 2016 को, जब घर के 6 लोगों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया था। एक दिन पहले सुकांतो सरकार ने संकेत भी दिया था कि अगर घर के हालात ऐसे ही रहे तो वह कुछ ऐसा कर गुजरेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन किसी को न तो पता था और न ही विश्वास था कि इस घर से एक साथ 6 लाशें उठेंगी, यानी और 6 लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन 9 अक्टूबर को कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह 6 लोगों का मौत को गले लगाना दिल दहलाने वाली घटना थी। पुलिस जांच में घर में जो कागजात मिले थे, उनसे मौतों की वजह का पता चल गया था। इन मौतों का सारा इल्जाम घर की बड़ी बहू मधुमिता पर लगाया गया था। उसी की ओर इशारा किया गया था कि यह जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। जांच में पता चला था कि सभी की रजामंदी के बाद सुकांत सरकार ने ही सभी को ओवरडोज का इंजेक्शन लगाया था। बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, इसलिए उन्हें भी एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद का भी इंजेक्शन लगाया गया था, जिससे कोई न बचे। इसके बाद सुकांत सरकार ने खुद पर चाकू से 14 वार किए थे। इस मामले की जांच में लगी पुलिस ने कागजों में जो लिखा था, रिश्तेदारों तथा परिचितों से इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि इन मौतों के लिए मधुमिता ही जिम्मेदार है। पुलिस के हाथ जो सबूत लगे थे, उससे साफ हो गया था कि मधुमिता की ही वजह से पूरे परिवार की मौत हुई थी। उसी की प्रताड़ना से तंग आकर परिवार ने मौत को गले लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद पुलिस ने मधुमिता पर लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करने नोएडा जा पहुंची, क्योंकि पुलिस के पास नोएडा का ही पता था, पर वह वहां से फरार हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच करते हुए सबूत भी जुटाती रही, साथ ही मधुमिता को गिरफ्तार करने की कोशिश भी करती रही। कभी इस मामले की फाइल धूल खाती रहती तो कभी कोई अधिकारी मधुमिता को गिरफ्तार करने की कोशिश में नोएडा में छापा मार देता, क्योंकि पुलिस के पास उसका केवल वहीं का पता था। लेकिन इधर पुलिस को पता चला कि मधुमिता कोलकाता में रह रही है। पुलिस ने जब उसकी तलाश कोलकाता में शुरू की तो उसका सही पता ही नहीं मिल रहा था। कभी पता मिल भी जाता तो पुलिस के पहुंचने से पहले वह ठिकाना बदल चुकी होती। लेकिन जून 2023 में पुलिस को उसका कोलकाता का सही पता मिल गया
तो रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले उसे कोलकाता की अदालत में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर उसे रांची लाया गया है। रांची में उसे सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब एक एनजीओ की संचालिका गीताली चंद्रा के बारे में जांच कर रही है कि इस मामले में उनकी तो कोई भूमिका नहीं थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।